Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, हम अगला टेस्ट करते हैं। पार्ट नंबर हमारा टेस्ट नंबर 3 होगा, जिसमें शिक्षक भर्ती रीट 2022 के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज चला थी मिक्स जीके की। हालांकि हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लेते हैं पर डे, और एक दिन अपनी जो एक दिन आती है वो आपकी मिक्स जीके का आती है, एक दिन हमारी टॉपिक वाइज आती है। हमारी जो शिक्षक भर्ती रीट 2022 की टेस्ट है उसका आज पार्ट नंबर 3 है, यानी कि हम इससे पहले 2 पार्ट ले चुके हैं। 2 अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हो। अब ये उपयोगी किस किस लिए, देखो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, आरएस, अन्य भर्ती के लिए उपयोगी। ध्यान रखना, अन्य भर्ती के लिए उपयोगी है। बहुत शानदार जीके क्लास और स्पेशल राजस्थान जीके, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राजस्थान जीके, जिसमें आपको देखो कल्चर के प्रश्न मिलेंगे, ज्योग्राफी मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे और राजस्थान के अर्थ, इकोनॉमिक्स, सभी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा हो। आज के प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न है, ध्यान रखना, आज के प्रश्न बहुत ही कठिन है। आज शायद आप इसमें से 10+ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज के जो प्रश्न बहुत ही कठिन लेवल से बनाए गए आरबीएससी किताबों से। ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आता है, गर्मियों के मौसम में आबू क्षेत्र में तापमान कम रहता है क्योंकि वहां की, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके शायद मैं कह रहा हूं आज आप इसमें से ना 10+ नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आप जैसे तैयार करते हो आज लेवल बहुत हाई बनाया गया है कि गर्मियों के मौसम में आबू क्षेत्र में तापमान कम रहता है क्योंकि वहां की भूमध्य रेखा से दूरी अधिक है, ऊंचाई अधिक है, समुद्र तट से दूरी अधिक है, मानसूनी हवाओं का वेग अधिक है। बताइए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप जा रहे हो ऑप्शन नंबर डी की तरफ तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हो। इसका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अगर आप जा रहे हो भूमध्य रेखा दूर है तो ये भी आप गलत हैं, और अगर आप जा रहे हो समुद्र तट से दूरी तो ये भी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूमध्य गर्मियों के मौसम में आबू क्षेत्र का तापमान कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां की ऊंचाई अधिक है। और आपको पता होगा माउंट आबू सिरोही में आपके गुरु शिखर चोटी, जिसकी 1722 या 27 मीटर उसकी ऊंचाई, इसलिए वहां पर तापमान अधिक कम रहता है। ध्यान रखना, ऊंचाई अधिक के कारण वहां का तापमान कम रहता है। मुझे पता है आप इसको सही नहीं कर पाओगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सामूहिक जोहर के स्थान को कहते हैं। बताइए, देखो जो सामूहिक जोहर किया जाता, राजस्थान के जो इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के इतिहास में जोहर करती थी स्त्रियां, जल जोहर होता था, अग्नि जोहर होता, उसी प्रकार सामूहिक जो जोहर किया जाता उस स्थान को क्या कहते हैं। बताइए, बायसा का स्थान, या फिर पतिव्रता स्त्री का थान, या फिर जीजी का थान, या फिर सती का थान। तो बताइए क्या कहते हैं। देखो आप अब इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हो, तो बताइए जो सामूहिक जोहर उसको क्या कहते हैं। देखो अगर आप जा रहे हो सती का थान तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हो, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है भाई पतिव्रता स्त्री का थान तो भाई इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि बायसा का थान तो भाई इसका आंसर सही जा रहे हो आप, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, बायसा के थान को ही सामूहिक जोहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो बहुत लेवल का क्वेश्चन, आज आप वाकई कंफ्यूज हो गए और आप 10 सही नहीं कर पाओगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन, मंत्रियों की हवेली किस जिले में स्थित है। देखो सबसे अच्छा प्रश्न है कि जो मंत्रियों की हवेली है वो किस जिले में स्थित है। देखो अगर आपको लग रहा है कि भाई वो तो जैसलमेर में, या फिर सीकर में, या फिर चूरू में, या झुंझुनू में, तो बताइए किस में मंत्रियों की हवेली है। तो भाई मंत्रियों की हवेली देखो ना तो आपके सीकर में, ना आपके झुंझुनू में, और ना आपके चूरू में। नहीं, चूरू में तो है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, आपके जैसलमेर में नहीं है। तो आपकी मंत्रियों की जो हवेली वो आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा बहुत कंफ्यूज वाले प्रश्न, आज आप इसको सही 10+ नहीं कर पाओगे। मेरा चैलेंज आज आपसे 10+ कर जाओ। तो कमेंट में बताना, जो विद्यार्थी 10+ कर वो कमेंट करके अवश्य जाएगा, क्योंकि आज के प्रश्न शायद ही कोई 10 कर पाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, किस संगीतज्ञ को ज्योति मोदी के नाम से जाना जाता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस संगीतज्ञ को ज्योति मोदी के नाम से जाना जाता है। बताइए, मेवाराम, मोतीराम, ज्योतिराम, जयाराम, या फिर जय सिंह। तो बताइए किस संगीतज्ञ को ज्योति मोदी के नाम से जाना जाता है। तो भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोतीराम ज्योतिराम को ज्योति मोदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो। ये तो लगभग आपका तुक्के से भी सही होगा, किसी को याद तो होगा नहीं लेकिन तुक्के से सही हो, क्योंकि ज्योति मोदी एक जैसा ही नाम लग रहा है इसलिए आप कर दो तुक्के से। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, इसको भी आप गलत करोगे, इसको भी आप सही नहीं करो। आपने खूब पढ़ रखी लेकिन इस क्रांति को गलत करोगे। देखो राजस्थान में भविष्य में कौन सी क्रांति ज्यादा सफल प्रमाणित होगी। देखो आप गलत करोगे, ये पूछ जा रहा है कि राजस्थान जो भविष्य में कौन सी क्रांति ज्यादा
सफल यानी कि प्रमाणित होगी? बताइए, नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर भूरी क्रांति? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अगर आप सोच रहे हो कि भाई राजस्थान में भविष्य में जो क्रांति सफल ज्यादा होगी हरी क्रांति, तो आप गलत जा रहे हो। ये नहीं होगी, नहीं आपकी नीली क्रांति होगी, नहीं आपकी भूरी, बल्कि कौन सी क्रांति होगी? श्वेत क्रांति आपके भविष्य में सबसे ज्यादा सफल एवं प्रमाणित होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। तो बोलिएगा 5 में से किसी के 2 भी राइट हुए? मुझे लगता है किसी का एक ही राइट हुआ होगा, बाकी ये 2 भी नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में सिंचित भूमि का सीलिंग की मात्रा। देखो, सिंचित जो भूमि है उसकी सीलिंग की मात्रा, यानी कि हम कह सकते हैं आर्द्रता की जो मात्रा, सीलिंग का मतलब होता है आर्द्रता, आर्द्रता की मात्रा। ये भी आपका क्वेश्चन गलत जाएगा, तुक्के से मत करना, अगर याद हो तो बताना, तुक्के से सही नहीं माना जाएगा सही। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए 30 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर, 10.93 हेक्टेयर या फिर 4.32 हेक्टेयर? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सिंचित जो भूमि है उसकी सीलिंग यानी आर्द्रता की जो मात्रा है वो है कितनी है? बताइए कितनी है? वो आपकी आती है 10.93 हेक्टेयर। कितनी आती है? 10.93 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन सभी का गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। आज के प्रश्न वाकई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाए गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर अगला, किस भेड़ गांव माध्यम फाइन किस्म का होता है? बताइए किस भेड़ गांव का, यानी कि किस भेड़ गांव का माध्यम, सॉरी भेड़ नहीं है ये आपको पूछा जा रहा है, किस भेड़ का माध्यम फाइन किस्म का होता है? देखो ये आपके गांव नहीं है, का होना चाहिए यहाँ पे, का, यानी किस भेड़ का माध्यम फाइन किस्म का होता है? बताइए मगरा का, चोकला का, मारवाड़ी का या फिर उपयुक्त सभी का? आपने ऐसे क्वेश्चन शायद पढ़े ही नहीं होंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि किस भेड़ का माध्यम फाइन किस्म का होता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई बताइए, आपको लग रहा होगा कि मगरा, तो नहीं, गलत, मारवाड़ी गलत, उपयुक्त सभी गलत। तो आपका चोकला भेड़ का जो होता है वो होता है माध्यम कैसे होता है, उसका फाइन किस्म का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये भी लगभग सभी का सही हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किसे मंगलमुखी नृत्य कहते हैं? देखो ऐसे प्रश्न शायद आपने कभी नहीं पढ़े होंगे कि मंगलमुखी नृत्य किसे कहा जाता है। आपने शायद नृत्य पढ़े होंगे भाई, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य, बगल नृत्य वगैरह, गरबा वगैरह 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 पढ़े होंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा किस नृत्य को मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। बताइए कथक नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, गैर नृत्य या फिर घूमर नृत्य? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है। भाई ये जयपुर का प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखना। कहाँ का प्रसिद्ध? जयपुर का प्रसिद्ध है, और जिसे कथक नृत्य भी कहा जाता है। कथक नृत्य आपका जयपुर का प्रसिद्ध और इसी को मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सभी का गलत हुआ, अगर तुक्के से किसी ने लगाया हो तो वो एक अलग बात है, बाकी सभी का गलत हुआ होगा। सभी ने इस पर गरबा लगाया होगा 100, घूमर लगाया होगा 101%, जो कि इसका गलत आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट। अगर देखो इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो आप मेरे को कमेंट बोल दिए, मैं आपको सभी का प्रूफ भी भेज सकता हूं इनके पास। मेरे पास सभी क्वेश्चन को प्रूफ है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको गुमराह करने की कोशिश करूं, नहीं, आपको प्रूफ है मेरे पास सभी का, मैं प्रूफ भी दे सकता हूं इन क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। मरुधर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बताइए, आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े कभी कि मरुधर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बताइए बीकानेर में, जोधपुर में, चूरू में, कोटा में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई आपके जो मरुधर औद्योगिक क्षेत्र जो विकास क्षेत्र वो आपके जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपके जोधपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर ये तो आप कर दोगे शायद 10 नंबर का, राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति का कब घोषित की गई? ये तो आप कर दोगे कि राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति कब घोषित की गई थी? बताइए 2010 में, 2008 में, 2006 में, 2001 में? तो आप सभी कर दोगे, ये 2010 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो अगला प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? बताइए पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में जो गाए जाने वाला गीत है वो कौन सा है? जोरावा, पंखिड़ा या फिर लोटिया? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो पति के जो परदेश जाने पर जो स्त्री वियोग यानी विरह में जो गीत गाती है, गाना गाती है, उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना। तो भाई उसे कहा जाता है जोरावा। क्या कहा जाता है? जोरावा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, केसरिया बालम आवो नी मारो देश, यानी कि पधारो नी मारो देश। जो ये गीत है ना, केसरिया बालम आवो नी मारो देश, पधारो मारो देश, आवो नी मारो देश, ये जो आपका जो गीत है ये कौन सा गीत है? ध्यान रखना, ये स्वागत गीत है।
ये आपका विरह गीत, कोई कहता है इसको विरह वेदना का गीत है, कोई कहता कैसा, लेकिन ध्यान रखना स्वागत गीत के रूप में गाया जाता है, स्वागत गीत के रूप में गाया जाता है। कहीं कहीं किसी ना किसी बुक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा विरह गीत, यानी कि विरह वेदना का प्रतीक भी इसको माना जाता है, आपको मिल सकता है, लेकिन रियल में वियोग गीत भी इसको माना जाता है, भाई ये वियोग गीत है। किसी बुक में वियोग गीत मिलता है और किसी में आपको स्वागत गीत के रूप में पाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना केसरिया आवनी पधारो मारो देश, ये कौन सा गीत है, वियोग गीत है या फिर ये स्वागत गीत है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट, ए राइट हो जाएगा। जोराबा यानी कि पति के परदेश जाने पर जो स्त्रियां गाती हैं वो कौन सा गाना गाती हैं, जोराबा गीत गाती हैं, ठीक है ना, वियोग में। चलिए देखो अगला प्रश्न आता है, देखो ये भी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। जैसलमेर के राज्य चिन्ह में सबसे ऊपर पामल चिड़िया का चिन्ह अंकित है, यह किस देवी का प्रतीक है? बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपने कभी पढ़े कि जैसलमेर के राज्य चिन्ह में सबसे ऊपर पामल चिड़िया का जो चिन्ह अंकित है उसे किस देवी का प्रतीक माना जाता है? बताइए, आवड़ देवी का, सुराना देवी का, केला देवी का, करनी देवी, करनी माता का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। इसको आप तुक्के से तो लगा सकते हो। देखो करनी माताओं को पता है भाई ये बीकानेर में ये नहीं हो सकती। अब आप बताइए केला देवी यहाँ करौली में ये नहीं हो सकती। अब आवड़ देवी और सुराना देवी ये दो बचे, तो इनमें से आप आसानी से लगा सकते हो। जो आपकी जैसलमेर में कौन सी माता पाई जाती है? आवड़ माता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पालम जो चिड़िया उसका जो चिन्ह उसके किस देवी का प्रतीक माना जाता है? ये आवड़ देवी का प्रतीक माना जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये भी आप कर दोगे अक्सर कि गणगौर के त्योहार के दौरान विवाहित स्त्रियां कितने दिनों का उपवास रखती हैं? इसको भी आप आसानी से कर दोगे। तो आपको पता होगा स्त्रियां वो तो कर दोगे, लेकिन जो लड़के वो नहीं कर पाओगे। बताइए 7 दिन का, 18 दिन का, 11 दिन का या फिर 16 दिन का? तो ध्यान रखना भाई, जो राजस्थान में गणगौर त्योहार आता है उसमें विवाहित जो स्त्रियां जो उपवास रखती हैं वो आपके कितने दिन का रखती हैं? वो आपके 18 दिन का रखती हैं। कितने दिन का रखती हैं? 18 दिन का रखती हैं। लगभग 90% बच्चों ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। बाकी आपके अभी तक 5 या 6 क्वेश्चन राइट हुए होंगे, ज़्यादा नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला। देखो हाड़ा ले हु डूबो गणगौर की कहावत किस राज्य के जिले से प्रसिद्ध है? देखो आपने पढ़ा होगा कि चांद तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस प्रकार पढ़ा होगा, लेकिन ये किस प्रकार है? हाड़ा ले हु डूबियो गणगौर की कहावत किस राज्य के जिले के प्रसिद्ध है? बताइए, जोधपुर से, जयपुर से, बूंदी से, अजमेर से? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। देखो आपने पढ़ा होगा तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब तीज से तो आप त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर से आपके त्योहारों का अंतिम हो जाता है। उस प्रकार से आपको बताना है कि हाड़ा ले हु डूबो गणगौर की कहावत किस राज्य के जिले से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, हाड़ा आपको पता हाड़ौती क्षेत्र की बात हो रही तो आपको बूंदी आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर बूंदी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आज का प्रश्न वाकई जो आपका प्रश्न पत्र है वो बहुत ही कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन रोजिना आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अगला आता है, सिंधु देना निम्न में से किस जाति का प्रतीक माना जाता है? बताइए, सिंधु देना निम्न में से किस जाति का प्रतीक माना जाता है? बताइए, भोपा का, दाढ़ी का, भील का या फिर गरासिया का? तो प्यारा साथी देखो, सिंधु देना जो माना जाता है ये आपके दाढ़ी जो जनजाति होती है उसका माना जाता है। अब आपके दिमाग में चला होगा सर ये जाति तो हमने पढ़ी नहीं, तो भाई ये सिंधी जो जाति होती है, सिंधी जो होते हैं ना, सिंधी होते हैं उनकी एक उपजाति मानी जाती है। ध्यान रखना, सिंधी जातियों की दाढ़ी जनजाति उपजाति मानी, जिसको सिंधु देना का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हो, मुझे पता है, वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही आनंद आने वाला क्वेश्चन, बड़े लाजवाब आज के, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, गंगाबाई नामक स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? ये तो आप सभी कर दोगे क्योंकि आपको नॉर्मल क्वेश्चन आप अच्छे से जानते हो। बताइए, जो गंगाबाई नामक स्वतंत्रता जो सेनानी थी उसने किस प्रजामंडल में अपनी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में या फिर जयपुर, मेवाड़ या फिर मारवाड़? इसको तो आप आसानी से कर दोगे, कौन सा? नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में उसकी सक्रिय भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। क्वेश्चन 17 आता है, जिलानी माता किस क्षेत्र की देवी? ये भी आप लगभग कर दोगे कि जिलानी माता किस क्षेत्र की देवी? बताइए, अलवर की, जैसलमेर की, डूंगरपुर की, बाड़मेर की? तो आपको पता होगा अलवर की जो जिलानी माता है आप कहाँ पर है? ये आपके तिजारा में स्थित है। कहाँ पर? आपके तिजारा में स्थित है जिलानी माता, अलवर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लंगा वह मांगणियार जाति द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। देखो लंगा और मांगणियार जो जाति होती है उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत है वो क्या कहलाते हैं? फंखिड़ा, जांगड़ा, मंगल या फिर लोटिया?
तो बताइए क्या कहलाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो भाई ध्यान रखना, लंगा और मांगलियार जो जाति होती है उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको जांगड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जांगड़ा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा अभी तक आपने ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्वेश्चन राइट कर पाओगे 18 में से। वाकई नहीं हो 7 भी जो विद्यार्थी पहुंचा होगा जिसने वाकई राजस्थान जी को बहुत डीपली तक पढ़ रखा होगा वही 7 क्वेश्चन पहुंचा होगा। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन पर आप इटके हुए हो अभी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी का आंदोलन और अलवर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आज़ादी का आंदोलन और अलवर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बताइए। हरि नारायण सैनी, स्वामी केशवानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? तो भाई ध्यान रखना, जो राजस्थान में आज़ादी का आंदोलन अलवर नामक जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी हरि नारायण सैनी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका हरि नारायण सैनी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, राखी हवेली गोछेला एवं टाटिया परिवारों की हवेली किस जिले में स्थित है? देखो, राखी हवेली गोछेला एवं टाटिया परिवारों की जो हवेली है वो किस जिले में स्थित है? बताइए। उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई देखो, राखी हवेली गोछेला टाटिया परिवार जो हवेली है वो आपके जोधपुर में स्थित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किसी को भी याद नहीं था ये प्रश्न, मुझे पता किसी को भी याद नहीं था, तो इसको जल्दी से लिख लीजिएगा अगर याद नहीं था तो। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। ये भी आप लगभग कर दोगे। निम्न में से किस मेले की प्रसिद्धि बैलगाड़ी मेले के नाम से जानते हैं? देखो बताइए, किस मेले की प्रसिद्धि बैलगाड़ी मेले के नाम से है? देखो ये भी आप नहीं कर पाओगे। आपने अभी हडबू जी का नाम सुना होगा कि हडबू जी के जो प्रतीक होता है वो बैलगाड़ी होती है। उसके हडबू जी की जगह जो कुछ नहीं होता, उसकी जगह मूर्ति नहीं होती, उसकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। लेकिन किस मेले को जो प्रसिद्धि हो बैलगाड़ी मेले के नाम से जानी जाती है, ऐसा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। ये भी आप गलत करोगे तो कैसे कर दोगे, वो एक अलग बात है। बताइए, रामदेव जी का मेला, वैनेश्वर मेला, शीतला माता का मेला या फिर बाण गंगा का मेला? तो बताइए प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, जो किस मेले की प्रसिद्धि, यानी जो शीतला माता का जो मेला भरता है उसकी जो बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? चाकसू जयपुर में बढ़ता है। और वैनेश्वर आपका डूंगरपुर में बढ़ता है। बाणगंगा मेला जो आपका कहाँ बढ़ता है? बाणगंगा मेला आपके ये भी शायद जयपुर में, सवाई माधोपुर में बढ़ता है। अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा तो इसको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका यहाँ पर राइट। बाणगंगा मेला आपका जयपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? आपके जयपुर में बढ़ता है अच्छे से, क्योंकि बाणगंगा नदी वहीं पर बहती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, शीतला माता का मेला चाकसू में बढ़ता है, उसकी प्रसिद्धि बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानी जाती। चलिए, ये क्वेश्चन किसी का सही नहीं हुआ होगा। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है कि बताइए, निम्न में से किस मेले का मुख्य आकर्षण जितेंद्र रथ यात्रा है? देखो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी आप सही नहीं कर पाओगे। आपने बहुत अच्छे से कल्चर को पढ़ रखा है, मेले त्योहार को अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन आपने ऐसे प्रश्न नहीं पढ़े होंगे अभी तक किसी भी बुक में। तो बताइए, राजस्थान किस मेले में मुख्य आकर्षण जितेंद्र रथ यात्रा है? मुंडवा का मेला, महावीर जी का मेला, बनास का मेला या फिर मरु मेला? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई 22 का जो राइट आंसर होगा कि जो मुख्य आकर्षण माना जाता है जितेंद्र रथ यात्रा, वो आपके महावीर जी मेला, करौली के जो मेला होता है महावीर जी का, उसकी मुख्य मानी जाती। ध्यान रखना, महावीर जी का मेला जो होता है करौली में, उसका मुख्य आकर्षण जितेंद्र रथ यात्रा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, अभी भी आप 8 क्वेश्चन की टच नहीं कर पाओ। देखो ये आप क्वेश्चन करो, इससे आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में? आप आसानी से वो कर दोगे भाई। त्रिमुखी बावड़ी राजस्थान किस जिले में? तो आपको पता होगा, ये आपके उदयपुर में स्थित है। किस में? उदयपुर में स्थित है। ये आपका सभी का राइट हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये आपका गलत हो जाएगा कि वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति का साक्षी कौन सा दुर्ग है? देखो ये आपका क्वेश्चन 101% गलत होगा कि वीर दुर्गादास की स्वामी भक्त का साक्षी कौन सा दुर्ग है? बताइए, जयगढ़ दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ का दुर्ग या फिर अजमेर दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, जो वीर दुर्गादास थे उसका स्वामी भक्ति का जो अगर माने साक्षी माने, वो मेहरानगढ़ दुर्ग जो आपका जोधपुर में पड़ता है वो माना जाता है। कौन सा माना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर माना जाता है। बाकी जयगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में, कहाँ पर? नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। अजमेर किला अजमेर में, और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में, और मेहरान दुर्ग आपके जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट माना जाएगा। देखो ये भी सभी का गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखो इसको भी आप लगभग सभी सही कर दोगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। जोधपुर देसी रियासत के प्रजामंडल ने कब कृष्ण दिवस मनाया? हाँ, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये आप नहीं कर पाओगे। बताइए, जोधपुर जो देसी रियासत थी उसके प्रजामंडल ने कब कृष्ण दिवस मनाया?
1836 को, 1936 को, 1946 को, 1956 को। अगर तुक्केस करते हो तो आप कर दोगे, लेकिन नहीं कर पाओगे कि जोधपुर देसी रियासत के प्रजामंडल ने कृष्ण दिवस कब मनाया। तो भाई वो आपका कब मनाया था बताइए, तो वो आपको मनाया 1936 में। कब मनाया? 1936 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ भी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26, आप इसमें भी गलती करोगे, ये भी आप पर नहीं होगा। स्वामी केशवानंद ने किस ग्रंथ की रचना की? अब आप सोच रहे होंगे सर स्वामी केशवानंद ने किस ग्रंथ की रचना की, हमको तो पता नहीं है। लेकिन देखो बताइए, मरुभूमि सेवा कार्य, मेवाड़ सेवा कार्य, नाथ द्वारा सेवा कार्य, बागड़ सेवा कार्य। तो बताइए स्वामी केशवानंद ने किस ग्रंथ की रचना करी? तो भाई स्वामी केशवानंद ने करी थी मरुभूमि सेवा कार्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लगभग इसका आंसर आपने सही दे दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर था 27 का। निम्न में से किस किले का टांका निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन भी आप लगभग कर पाओगे कि टांका निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस किले में पाया जाता है? चौमू का किला, भानगढ़ किला, तारागढ़ किला, जयगढ़ का किला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई ये पाया जाता है आपके टांका सर्वाधिक निर्माण जो सबसे उदाहरण पाया जाता है वो आपके जयगढ़ का दुर्ग पाया जाता है, जो कि हम कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तारागढ़ का आपका अजमेर में भी है, बूंदी में भी है। भान किला आपका अलवर में, जिसको भूतिया किला कहते हैं। चौमू किला आपके कहाँ पर है? चौमू जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप नहीं कर पाओगे। निम्न में से किसे डेढ़ पसली सारंगी भी कहते हैं? बताइए ये क्वेश्चन कितना कठिन क्वेश्चन है। किसे डेढ़ पसली सारंगी भी कहते हैं? कथोड़ी सारंगी, लोक सारंगी, जोग्य सारंगी या फिर भील सारंगी। तो बताइए किसे डेढ़ पसली सारंगी के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई वो कहा जाता है जोग्य जो सारंगी होती है उसको डेढ़ पसली सारंगी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत ही अच्छा लॉजिकल प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा सकते हो। आप आज के सारे प्रश्नों को आप लिख सकते हो, बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका आता है, राज्य का कौन सा भाग टेक्स्ट हॉलीडे जोन घोषित हुआ? देखो ये आप लगभग कर जाओगे। बताइए राज्य का कौन सा भाग टेक्स्ट हॉलीडे जोन घोषित हुआ? हाड़ौती, डूंडान, मेवाड़, मारवाड़। तो इसको तो आप लगभग सही कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है जो आपका मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर साइड का वो उसका जो भाग है वो टेस्ट आपके हॉलीडे जोन घोषित हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। देखो मैं आपके साथ इसके साथ आपको करंट को भी कवर कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो रीट परीक्षा है ना उसमें करंट के भी प्रश्न है, इसलिए मैं आपको साथ साथ में 2 से 3 क्वेश्चन पर डे करंट के पटक देता हूं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर चीज हो जाए, ठीक है ना। चलिए आज का आपका आखिरी से आखिरी प्रश्न देखो। आखिरी प्रश्न से पहला प्रश्न क्या है? तारागढ़ किले की कितनी बुर्जें? जो आपका तारागढ़ किला जो आपके कहां पर है? जो आपका बूंदी में भी और आपके अजमेर में, लेकिन ये हम अजमेर की बात करें, ठीक है ना। यहाँ पर हम अजमेर की बात कर रहे हैं, तो अजमेर किले में कुल कितनी बुर्जें बताइए? 11, 14, 16, 18। तो बताइए अजमेर किले में कुल कितनी बुर्जें? यहाँ आप लगभग सही कर दोगे, तो उसमें कितनी बुर्जें? 14 बुर्जें। कितनी? अब उनके आपको कमेंट में नाम बताना कि भाई वो कौन कौन सी बुर्जें, ठीक है ना। आपको 14 बुर्जों के नाम बताना कमेंट में, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता हो तो आपको ध्यान रखना 14 ही बुर्जें सिर्फ, ठीक है ना। तो प्यारे साथी देखो आशा करूंगा जो विद्यार्थी को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चनों की जितने भी कठिन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप स्टार मैथ क्लासेस का टेलीग्राम जॉइन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप हम सभी को टेलीग्राम जॉइन चैनल पर आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे वो मैथ की पीडीएफ हो, चाहे वो राजस्थान जीके की पीडीएफ, सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगी। राजस्थान जो टेलीग्राम चैनल इसमें सभी की आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके अवश्य जाएगा। देखिए आज का आखिरी प्रश्न, देखो आज का आखिरी प्रश्न ये भी आपको गलत होगा। बीकानेर का जो जूनागढ़ किला उसकी आकृति कैसी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बीकानेर किला की जूनागढ़ की आकृति क्या है? आयताकार है, छाजा, चतुर्भुजाकार या फिर त्रिभुजाकार? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना जो बीकानेर का जूनागढ़ का किला है, जमीन का जेवर के नाम से जिसे जाना जाता है, उसकी जो आकृति वो चतुर्भुज के समान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना छाजा के अनुसार आपके जो दौसा का जो किला है, दौसा का जो किला उसकी छाजा में सूप जैसी आकृति के समान माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का वीडियो हमें अच्छा लगा, बेहद अच्छा लगा, कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जिस विद्यार्थी ने आज 10+ राइट कर देंगे रियल में उसकी तैयारी बहुत सुपर लेवल्स चल रही है। ध्यान रखना बहुत ही अच्छे लेवल्स कर रही है, उसके एग्जाम में कोई भी एक भी प्रश्न नहीं काट सकता अगर उसने 10 कर दिए। बाकी अगर झूठ कमेंट करते हो भाई मेरे यहाँ पर 15, 35 जितनी राइट हो गई तो वो एक अलग बात है। बाकी जो विद्यार्थी रियल में अगर जिसने 10+ करेंगे उसकी तैयारी बहुत ही सुपर चल रही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी वीडियो में। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।